ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि इम्परमेबल टू वाटर हम पढ़ चुके हैं, अब सेकंड हमें पढ़ना है। फर्स्ट था इम्परमेबल टू वाटर, सेकंड इम्परमेबल टू गैसेस। गैसेस के लिए इम्परमेबल। अब गैसेस के लिए इम्परमेबल कैसे हो सकता है? तो बहुत सारे सीड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर वाटर तो चला जाता है लेकिन गैसेस नहीं जा पाती। इम्परमेबल का हिंदी में मतलब याद रखिएगा, अपारगम्य, पार नहीं कर पाए। इन सिंपल वर्ड, जो पार नहीं किया जा सके। ठीक है, तो इम्परमेबल टू गैसेस में हम एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे सीधा सा एग्जाम्पल है जेंथियम, बड़ा गोखरू। ये जो जेंथियम का सीड है इसे कहते हैं बड़ा गोखरू। अब इस जेंथियम के सीड के अंदर क्या होता है, ये ऑक्सीजन के लिए इम्परमेबल होता है। ऑक्सीजन भी एक गैस ही है ना, तो इसके लिए ये इम्परमेबल होगा। और जब ऑक्सीजन ही अंदर नहीं जाएगी तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा तो सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता है। इसी के साथ कुछ के अंदर आपको CO2 और कभी कभी आपको ऑक्सीजन एंड CO2 दोनों के लिए इम्परमेबिलिटी मिलेगी। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल जेंथियम याद रखना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा। जैसे इम्परमेबल टू वाटर में हमने दो पढ़े थे, ट्राइगोनेला एंड निलंबो न्यूसीफेरा, और दूसरा है ट्राइगोनेला। चलिए अब थर्ड पढ़ते हैं, मैकेनिकल रेजिस्टेंस ऑफ सीड। थर्ड इज मैकेनिकल रेजिस्टेंस ऑफ सीड। जैसा कि आपने निलंबो के अंदर देखा था, कमल के अंदर क्या बताया था मैंने आपको कि उसके सीड्स इस तरह से ब्लैक ब्लैक होते हैं और बहुत ज्यादा उनकी जो सीड कोट होती है, ये जो सीड कोट होगी ये बहुत ज्यादा हार्ड होती है, हार्ड और स्ट्रॉन्ग सीड कोट होती है। तो इसलिए उसको क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है ताकि वाटर अंदर जा सके। तो एक तरह से ये मैकेनिकल, इनको प्रेशराइज किया गया ना, इनको किसी न किसी तरह से क्या किया गया, यांत्रिकी तौर पर। मैकेनिकल का मतलब उसे यांत्रिक तौर पर उसे जर्मिनेशन के लिए फोर्स किया गया। तो इसके अंदर सिंपल सीधा एग्जाम्पल है कैप्सेला का। कैप्सेला याद रखिएगा, आगे भी आएगा, 2-3 जगह आता है कैप्सेले का नाम, आपने पढ़ा होगा। कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस करके एक नाम आएगा जो कि फोटोब्लास्टिक सीड होता है। ये जब हम आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, नाम याद रखिएगा। तो कैप्सेला का जो सीड होता है वो कैसा होता है, बहुत ज्यादा मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड सॉलिड। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से इसका जो एम्ब्रियो है ये इसे रप्चर करके बाहर नहीं आ पाता। नॉट कम टू आउटसाइड।
बाहर नहीं आ पाता है, किसको रप्चर करके, जिस वजह से ये बीज चौल को भेद कर बाहर नहीं आ पाता। इस वजह से क्या होता है कि इस कैप्सुला के सीड को किसी ना किसी तरह से मैकेनिकल रेजिस्टेंस दिया जाता है। तो इनको क्या किया जाता है, या तो इसके सीड को तोड़ा जाए किसी पत्थर से या किसी स्ट्रॉन्ग चीज से, लेके ब्रेक डाउन की जाए इनकी सीड कोट, जैसे हम निलंबों के अंदर करते थे, या फिर इसको किसी एसिड या एंजाइम के सॉल्यूशंस में, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, इनके सॉल्यूशंस में डाला जाए, एंजाइम से ट्रीट किया जाए ताकि इसका जो ये सीड कोट है ये टूट जाए, या इसको किसी तरह का केमिकल लाइक एसिड से एक्सपोज किया जाए ताकि इनका जो सीड कोट है वो टूटे। तो हमें करना क्या है, ब्रेक डाउन करना है किसका, सीड कोट का। तो वो किस किस तरह से हो सकता है, मैकेनिकली, कि उसे कुछ पत्थर लेकर या फिर हैमर लेकर तोड़ो, या फिर उसे घिस दो, या उसके एक एंजाइमेटिक सॉल्यूशन में रख दो ताकि एंजाइम्स इस पे काम करें और सीड कोट को नरम कर दें, या फिर एसिड वगैरह में डाल दो ताकि सीड कोट उनका नरम हो जाए। तो इस तरह से सीड कोट को तोड़ा जाता है। इसके अलावा कैप्सुला के अलावा एक और एग्जाम्पल है जो कि है सॉर्गम का। क्या होता है सॉर्गम, फटाफट बोलो। सॉर्गम होता है ज्वार, और ज्वार आपने देखा होगा जिसे आप जौ भी कहते हैं, इस तरह से आपके मम्मी वगैरह गेहूं के साथ में जो आता है वो, तो उसका जो ग्लूम होता है, तूष, वो तूस होता है इस तरह से मैकेनिकल रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल, की वो भी जल्दी ग्रोथ नहीं करता है। तो या तो उसको भिगा के रखा जाता है या फिर उसका जो ये सीड कोट है इसे हटाया जाता है, तब वो आगे जाकर ग्रो करता है। तो इस तरह से सीड कोट के अंदर क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं हो, तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि एम्ब्रियो की कंडीशन कुछ ऐसी हो कि मे बी वो नहीं जर्मिनेट हो रहा हो। तो जो सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट हमने पढ़ा ड्यू टू सीड कोट, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा इम्परमिएबल टू वाटर, सेकेंड पढ़ा इम्परमिएबल टू गैसेस अपारगम्य, ठीक है। थर्ड पढ़ा मैकेनिकल रेजिस्टेंस, किसके लिए, ऑफ सीड्स, कि यांत्रिकी तौर पे वो प्रतिरोध हों। अब हम सेकंड पढ़ रहे हैं ड्यू टू एम्ब्रियो कंडीशन। कैसे, कि जो एम्ब्रियो की स्टेज है, हिंदी में से कह सकते हैं भ्रूण अवस्था के कारण। देखो सिंपल सा, यहां पे जब हमने सीड कोट लिया था तो सीड कोट को सुनते ही कि किसी सीड के बाहर कवरिंग है, वो रीजन है, तो हमारे दिमाग में सीधे आता है कि हो सकता है वो कवरिंग हार्ड हो सकता है कि उसके अंदर कोई वाटर वगैरह नहीं जा रहे हों, इम्परमेबल हो सकता है वो स्ट्रॉन्ग हो, इतनी ज़्यादा सॉलिड हो। अब
सेकेंड पॉइंट कि जो एम्ब्रियो है उसके कारण, तो अब क्या क्या हो सकता है, अगर हम हमारा अकॉर्डिंग सोचें तो हो सकता है वो एम्ब्रियो बना ही नहीं है, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। हो सकता है वो एम्ब्रियो तो कंप्लीट हो गया है लेकिन ऐसे कह लीजिए या फिर पार्शियली इनकम्प्लीट है। यहां पे फुल्ली है कि पूरी तरह से बना ही नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं बना, और यहां पे पार्शियली कुछ बन गया लेकिन कुछ हिस्सा उसका नहीं बना है। या फिर हो सकता है कि जो एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो के अंदर, ऐसे समझ लो, जो एम्ब्रियो है कवर्ड विथ थिक एंड हार्ड सीड कोट, हार्ड कवरिंग या सीड कोट, कि वो एम्ब्रियो तो बन गया लेकिन उसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा मजबूत कवरिंग है जिसको वो पार करके नहीं आ पा रहा है। तो ये रीज़न एक जनरली हम अपने दिमाग से सोच सकते हैं अगर हम इस टॉपिक को ना भी पढ़ें तो अब इन टॉपिक्स, इन्हीं पॉइंट्स को हम देखते हैं कि फर्स्ट कि एम्ब्रियो जो है वो कैसा है, इनकम्प्लीट है पूरी तरह से। तो जब वो पूरी तरह से इनकम्प्लीट है, बना ही नहीं है, तो वो कैसे बाहर आएगा। तो इसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। एक सिंगल एग्जाम्पल नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर किसी की बात नहीं कर सकते कि एम्ब्रियो बना ही नहीं है। वो कंडीशन कौन सी, इस पर डिपेंड करता है। वो कोई भी किसी भी प्लांट का एम्ब्रियो हो सकता है जो बना नहीं है और हम उसको उम्मीद कर रहे हैं कि वो जर्मिनेट हो जाए। पार्शियली इनकम्प्लीट में, पार्शियली इनकम्प्लीट के अंदर आप ऐसी स्टेज पे उसके अंदर सोच रहे हैं, देखिए ये दोनों पॉइंट ही किसी भी सीड के अंदर हो सकते हैं, कोई भी सीड हो उसके अंदर ही आपको पॉइंट मिल सकते हैं। स्टेजेस, जैसे आप इनिशियल स्टेज पे जैसे ही एम्ब्रियो सीड बना या फर्टिलाइजेशन हुआ उस समय आप सोच रहे हैं कि एम्ब्रियो जर्मिनेट हो जाए, दैट मीन एम्ब्रियो पूरी तरह से इनकम्प्लीट है, तो जर्मिनेशन नहीं होगा, नो जर्मिनेशन। या आपने एम्ब्रियो बन गया या फिर उसकी वो जो टॉर्पीडो स्टेज पे है, एम्ब्रियो अपनी टॉर्पीडो या हार्ट शेप में है और अभी आप सोच रहे हैं कि वो जर्मिनेट हो जाए, तब भी नहीं होगा। तो इस तरह से ये दो पॉइंट तो किसी के भी अंदर हो सकते हैं। अब ये वाला कि एम्ब्रियो कवर हो थिक या हार्ड कवरिंग से, तो इसके अंदर जितने भी सीरियल्स हैं उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा ये कि उनके जो सीरियल्स की बाहर जो कवरिंग होती है बहुत मजबूत होती है। और उसके अलावा जो लैक्ट्यूस है, सलाद, इनका भी एग्जाम्पल आपको हार्ड कवरिंग के अंदर मिलता है। तो इससे आप ऐसे रटिएगा नहीं, जितना समझ आए सिर्फ पॉइंट याद रखिए और पॉइंट में पॉइंट, सब पॉइंट और उसका एग्जाम्पल, दैट्स इट। और आई होप आपको याद रहे क्योंकि इतना टफ नहीं है ये। चलिए अब थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है कि हो सकता है कि उस सीड के अंदर इनहिबिटर प्रेजेंट हो। तो ड्यू टू presence of germination inhibitors, अंकुरण संदमक, अंकुरण संदमक, इनहिबिटर तो पता है ना आपको क्या होता है। इनहिबिटर क्या होता है, ये थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं हम प्राइमरी डोर्मेंसी के अंदर। इनहिबिटर, कहीं भी वर्ड आता है इनहिबिट करना,
ये इस चीज को इनहिबिट करता है, दैट मीन रोकता है, उसे काम करने से स्टॉप करना। तो जर्मिनेशन इनहिबिटर का मतलब कि कुछ ऐसे सब्सटेंस या केमिकल्स जो कि क्या करते हैं, उसको जर्मिनेट होने से रोकते हैं, तो वो कहलाएंगे जर्मिनेशन इनहिबिटर। सिंपल सा एग्जाम्पल, एकदम सिंपल, जो शायद आप लोगों को पता होगा, आपने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का नाम सुना है? पादप हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, एक ही बात है। जिसमें आप पढ़ते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन का क्या काम होता है? मेनली अगर काम कहें तो अगर आप कल्चर मीडियम में ऑक्सिन डालते हैं, दैट मीन वो रूट को प्रोड्यूस करेगा। साइटोकाइनिन क्या काम करता है? ये मेनली कल्चर मीडियम में डालोगे तो सूट को प्रोड्यूस करेगा। जिब्रेलिन इंटरनोड की लेंथ को इसे मैं यहां लिख दूं, कहां लिखूं, एक सेकंड, इसको यहां लिख देते हैं। इंटरनोड की लेंथ को इंक्रीज करेगा। 3 हो गए, 1 2 3, a fourth एब्सिसिक एसिड ABA। ABA क्या होता है? जिसे कहते हैं सबसे, आप कभी भी ABA का नाम लिखिए तो इसे एक इनहिबिटिंग हार्मोन कहते हैं। इनहिबिटिंग हार्मोन, इसका नाम ही इसे जनरली इनहिबिटिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये इनहिबिट करता है किसको? ग्रोथ को। और इसके बाद में इथाइलिन, जब फ्रूट्स राइपन हो जाते हैं, यानी कि फ्रूट्स के पकने पर, यह आपको फ्रूट के अंदर मिलता है मेनली। तो जो मेनली इनहिबिटिंग हार्मोन है वो है ABA। तो अगर हम जनरल इनहिबिटर की बात करें हर किसी सीड के अंदर, तो जनरल इनहिबिटर, सीड के अंदर इनहिबिटर की बात करोगे अगर, इनहिबिटर जो कि उसकी ग्रोथ को रोकता है, तो वो है ABA, एब्सिसिक एसिड। और अगर बात करें जो जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं सीड को हार्मोनल लेवल पे, तो वो होता है मेनली जिब्रेलिन। कि जब सीड अपनी डॉर्मेंसी स्टेज में होता है, जब सीड ग्रो नहीं कर रहा है, दैट मीन उसके अंदर किसकी अधिकता है? ABA। हमेशा इस बात को याद रखना। इन्हें हटा दूं कि जब सीड ग्रो नहीं करता है तो उसके अंदर ABA की अधिकता होती है। तो सीड इनहिबिटर की बात करें इनहिबिटर, जर्मिनेशन इनहिबिटर, तो वो होता है ABA, एब्सिसिक एसिड। हर सीड के अंदर कॉमन है ये एब्सिसिक एसिड, आपको हर सीड के अंदर मिलेगा। और ये क्या काम करता है? सीड को जर्मिनेट होने से रोकता है। फर्स्ट, सीड को
जर्मिनेट होने से रोकता है। सेकंड, उसे उसकी डॉर्मेंसी पीरियड में, प्रसुप्तावस्था में बनाए रखता है। ओके, ये बात ध्यान रखना कि जब भी सीड उसकी डॉर्मेंसी पीरियड में है तो दैट मीन वहां पे कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा मात्रा में उस सीड के अंदर पाया जा रहा है, वो होता है एब्सिसिक एसिड। और जैसे ही बारिश होती है तो ये एब्सिसिक एसिड लीचिंग आउट हो जाता है, या फिर आप इसे किसी केमिकल से या पानी से एक्सपोज करते हैं, धीरे धीरे करके ये एब्सिसिक एसिड लीचिंग आउट यानी कि उस सीड में से बाहर निकल जाता है और सीड जर्मिनेट होने लगता है। तो जब सीड अपनी जर्मिनेशन पोजीशन पे पहुंचता है, जब वो जर्मिनेट हो रहा होता है, तो वहां पर मेनली जिब्रेलिक एसिड, ये वाला, ये जो जिब्रेलिन है, ये जीबी, ठीक है, और उसके साथ साथ ऑक्सिन, एंड देन साइटोकाइनिन आपको वहां पे मिलेंगे। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो जनरली तो होता है एब्सिसिक एसिड, इसके अलावा इसे यहां पे ले लूं, कि अगर सीड इनहिबिटर, जर्मिनेशन इनहिबिटर की बात सभी में की जाए तब तो एब्सिसिक एसिड है, सभी में जनरल बात कर रहे हैं तब। लेकिन अगर एक स्पेसिफिक के लिए की जाए, जैसे कि अगर हम टमाटर की बात करें तो टमाटर के अंदर जो सीड एब्सिसिक जो पाया जाता है वो होता है लाइकोपिन। इसका नाम है, सॉरी लाइकोपिन नहीं, फेरुलिक एसिड। लाइकोपिन तो टमाटर के अंदर पाया जाता है, फेरुलिक एसिड ये किसके अंदर है, टमेटो के अंदर। जो आपका टमेटो है उसके अंदर आपको फेरुलिक एसिड मिलता है, जो कि क्या है, इस टमेटो के अंदर सीड इनहिबिटर है, जर्मिनेशन इनहिबिटर। टमेटो के सीड को जर्मिनेट होने से रोकता कौन सा एसिड है, फेरुलिक एसिड। इसीलिए तो टमेटो का सीड जब कोई भी बर्ड या कोई भी किसी भी के द्वारा फीड किया जाता है तो वो उसकी एलिमेंट्री कैनाल से पास आउट होने के बाद ही जर्मिनेट होता है, क्योंकि तब उस पर एसिड्स का, जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में एसिड्स होते हैं वो इससे एक्सपोज होते हैं और इसके अंदर इस फेरुलिक एसिड की मात्रा को कम कर देते हैं, इसलिए ये जर्मिनेट होने लगता है। इसके अलावा जैंथियम में भी सीड इनहिबिटर प्रेजेंट होते हैं। तो आपको ये सीड इनहिबिटर वाला पॉइंट भी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लाइट रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से सीड हैं जो कि लाइट के लिए इनहिबिट होते हैं, और इसके बाद हम इनको कैसे कम किया जाए वो पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।